हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी कूल चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं अबाउट दी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। वो स्कॉलरशिप जो कि आपको कास्ट के बेस पर मिलती है, SC ST OBC के सारे स्टूडेंट्स को मिलती है। अब अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है कि पहली बार हम ये फॉर्म भर रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं लगाना। अगर अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमको बार बार जो है कॉलेज जाना पड़ेगा। तो आपका फॉर्म एक बार में ही सबमिट हो जाए, बार बार आपको परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। आप ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे पहला पॉइंट है, इसमें आ रहा है स्कॉलरशिप फॉर्म। MP ऑनलाइन पर जा कर के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना है। अब वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि पूरा डिपेंड आपको ऑपरेटर के ऊपर नहीं होना है। आपको खुद देखना है कि मेरे नाम की स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं लिखी है, मेरी क्लास सही मेंशन हुई है कि नहीं हुई है, अकाउंट नंबर एक एक डिजिट आप चेक करिए, IFSC कोड बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में देखनी है। उसका प्रिंट आउट निकालवाना है। प्रिंट आउट जो है वो 2-3 पेज का हो सकता है। उसमें 2 जगह जो हैं आपके और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं, तो वो आप सिग्नेचर घर से करवा करके लेकर के आइए। दूसरे नंबर पे आ रहा है, अब आपको उसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिनमें कि सबसे पहला आ रहा है आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप 10th और 12th की मार्कशीट लगाएंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो 10th 12th और फर्स्ट ईयर की लगाएंगे। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो 10th 12th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट आप लगाएंगे उसमें। इसके बाद आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप TC की उसमें फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी आपको। TC की फ़ोटोकॉपी जो आपको स्कूल से TC मिली है ना, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगाना नेसेसरी है। इसके बाद अगर आपने इस करंट ईयर में ही अगर 12th क्लास पास की है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बीच में कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जिसके बेसिस पर ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब जाति प्रमाण पत्र जो है वो डिजिटल होना चाहिए। पहले एक पिंक कलर का चलता था, वो अब नहीं चल रहा है, उस पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो डिजिटल प्रमाण पत्र आपने बना लिया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ लगा देंगे। आपने अगर नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बनाने के लिए आवेदन दे दीजिए। जो आवेदन की स्लिप होती है वो भी कई बार हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी सैंक्शन होने में तो टाइम है और जब तक आपका बन के आ जाएगा तब तक आप लगा सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अपने जाति प्रमाण पत्र को डिजिटल कराने की तैयारी कर लीजिए। कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो जो आपके पास आ रहा है वो है डोमिसाइल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो ये दिखाता है कि आप मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को ही ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मूल निवासी जो है उसमें आपका नाम शो होना ज़रूरी है। मूल निवासी कई बार क्या होता है कि बच्चे के लगा देते हैं हमारे पिताजी के नाम का है ना, ऐसा नहीं होता है। आपको आपके नाम का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि ये भी आजकल बहुत 1 या 2 दिन के शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बन जाता है। नेक्स्ट आ रहा है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र जो है वो फादर का लगाना है आपको। और ये इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो 19-20 का ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र का ये एक खासियत है कि ये सिर्फ 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। 3 साल अगर इससे ज़्यादा पुराना हो जाता है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो 19-20 में ही बना हुआ होना चाहिए आपका आय प्रमाण पत्र। अब अगर आपके जो पिताजी हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी होने पर जिस संस्था में वो कार्यरत हैं वहाँ पर जो है वहाँ का इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो आप वो भी लेकर के आ सकते हैं, या तो आप कास्ट सर्टिफिकेट कलेक्ट्रेट से बनवा भी सकते हैं। और अगर आप सैलरी स्लिप लेकर के आ रहे हैं तो पिछले 3 महीने का आपको स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, और पूरे ईयर की ग्रॉस सैलरी कितनी होती है ये दिखानी पड़ेगी। SC ST के लिए तो कोई बंधन नहीं है, कितने भी उनके पेरेंट्स की सैलरी हो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन OBC के लिए है, OBC में जो है वो एक लिमिट है 3 लाख की, कि उसके ऊपर अगर इनकम होती है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आधार कार्ड।
आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। अब आधार कार्ड जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा कि उसकी पूरी की पूरी डिजिट्स अच्छे से विजिबल हो, दिख रही हो। बहुत सारे आधार कार्ड ऐसे आ जाते हैं कि उसमें 3-4 डिजिट तो दिखते हैं लेकिन बाकी की जगह पर क्रॉस 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 दिखता है। तो इस प्रकार का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपके पूरे डिजिट विजिबल होने चाहिए। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा अभी नेक्स्ट नंबर पर, पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है, वो है आपकी बैंक पासबुक। बैंक पासबुक की आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका खाता है वो कियोस्क वाला नहीं होना चाहिए। बैंक में जाकर के सेविंग्स अकाउंट आपको खुलवाना है और जो बैंक की पासबुक आती है उसके फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी लगानी है। उसमें आपको ये देखना है कि आपका नाम अच्छे से दिख रहा हो और आपका अकाउंट नंबर अच्छे से दिख रहा हो, IFSC कोड विजिबल हो, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। तो आप कियोस्क वाला खाता बिल्कुल नहीं चलेगा, जो ज़ीरो बैलेंस पे खुल जाता है वाला खाता नहीं चलेगा। आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा और वो भी नेशनलाइज बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उनका ही आपको खाता खुलवाना है। इसके बाद आप समग्र आईडी तो आपके पास होगी ही, पूरे फैमिली की डिटेल्स उसमें रहती है और हर व्यक्ति की आईडी उसमें रहती है। तो समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। इसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे जो SC/ST के स्टूडेंट हैं, SC/ST के स्टूडेंट हैं उनको जो है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करानी है। इसे हम बोलते हैं हितग्राही पंजीयन। अब इसमें क्या होगा, आप MP ऑनलाइन पर जाएंगे और अगर वहाँ पर कहते हैं कि आप हमारा जो है हितग्राही पंजीयन बना दीजिए, तो SC/ST की साइट पर जाकर के, पोर्टल पर जाकर के वो लोग क्या करते हैं, आपकी डिटेल भर देते हैं और एक प्रिंट आउट निकाल देते हैं। वो प्रिंट आउट ही आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट करना है। मतलब आपको अपनी हितग्राही पंजी भी बनानी है। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रही है जो कि मैं बताना चाहती हूँ बैंक पासबुक के संदर्भ में, कि आपका जो खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तब भी जो है आपको आपके खाते में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप ये इस बात का भी ध्यान रखें, या तो इसका फिर कुछ अगर प्रिंट आउट निकलता है बैंक में जाकर के तो वो भी लेकर के आ जाएं। अब अगर आप ST के स्टूडेंट हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराना है कहाँ पर, MP टास्क के पोर्टल पर। MPTAAA और S, MP टास्क का एक पोर्टल होता है जो मध्य प्रदेश के जनजातीय जातियों के लिए होता है। तो वहाँ पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे MP ऑनलाइन पे जा कर के, बोलना पड़ेगा ST वाले स्टूडेंट को कि MP टास्क के पोर्टल पर हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो वहाँ से भी एक पेज निकलेगा प्रिंट आउट, वो भी आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। अब ST के स्टूडेंट ध्यान रखें कि आप ये जो पूरा बंच बनाएंगे स्कॉलरशिप का, आपको 2 बंच लेके आना है। SC और जो OBC के स्टूडेंट है वो तो एक बंच लेके आएंगे, उनका ये स्कॉलरशिप का फॉर्म होगा और पीछे ये सारे डॉक्यूमेंट लगे होंगे। तो ऐसा करके उनका एक सेट बन जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट है, ST के स्टूडेंट हैं, उन लोग को 2 सेट लेकर के आना है। ठीक है, तो ST के स्टूडेंट को थोड़ा चीज़ ध्यान रखना कि 2 सेट लेके आना है और MP टास्क के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। ये OBC के लिए नहीं है। और SC वालों को लेकर सिर्फ क्या है, हितग्राही पंजीयन कराना है, मतलब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद आपने एडमिशन के टाइम पर जो फीस भरी थी और अभी और जो बाकी की आप फीस भरेंगे, पूरी फीस की जो है आपको रिसिप्ट लगानी पड़ेगी, फीस की रसीद। ये इम्पोर्टेंस रख रही है बहुत ज़्यादा। इसी से पता है जब पूरी फीस आ जाती है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और फीस ही डिसाइड करती है कि आखिर आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। फीस के हिसाब से जो है आपको कैलकुलेशन होता है कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ध्यान रखा आपने, अगर आप इस प्रकार से अपना सेट बना करके लेके आते हैं तो बिल्कुल एक बार में ही जो है वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको बार बार किसी प्रकार की कोई चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी, वो सबमिट हो जाएगा। जो आपका फॉर्म है वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपना फॉर्म तैयार करके लेके आ जाइए। और ये जो बाकी की बची हुई जो आपकी फ़ीस है वो जो है SBI कलेक्ट पर जमा होगी। अब SBI कलेक्ट में आपको फ़ीस कैसे जमा करनी है उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना करके बता देंगे। जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने यहाँ पर ये पेजेस दिए हुए हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके हिसाब से आपको अपने फॉर्म को अरेंज करना है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा और हम आशा करते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो एक बार में ही सबमिट हो जाएगा।
ध्यान से देख लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो फिर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।